नमस्कार, जय हिंद। देखिए, हम लोग PYQ सेशन कर रहे हैं जिसमें किसी भी एग्जामिनेशन के जो इंग्लिश लिटरेचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो ज़्यादा बड़े पेपर्स हैं उनको हम लोग टुकड़ों में डिस्कस करते हैं और जो छोटे पेपर हैं उनको एक ही वीडियो में करेंगे। तो पहला पेपर जो हम लोगों ने लिया था वो 100 क्वेश्चंस का पेपर था। गोरखपुर विश्वविद्यालय के MA एंट्रेंस का पेपर था जो 2020 में हुआ था। 100 क्वेश्चंस को हम लोगों ने 4 पार्ट में किया है। नेक्स्ट पेपर हम लोग UGC नेट का लेने वाले थे, लेकिन उससे पहले 2 पेपर मुझे मिल गए हैं BA सेकेंड सेमेस्टर के, जो 2020 में हुए थे। दोनों पेपर में 40-40 क्वेश्चंस हैं। तो इन दोनों पेपर्स को हम लोग एक एक वीडियो में अलग अलग करने वाले हैं, यानी कि एक एक वीडियो इनकी 40-40 प्रश्नों की होने वाली है। पेपर BA का ज़रूर है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और किसी भी लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चाहे आप TGT दे रहे हैं, PGT दे रहे हैं, UGC नेट दे रहे हैं, या फिर MA एंट्रेंस और PhD का एंट्रेंस दे रहे हैं, या फिर आप चाहे ग्रेजुएशन में हैं, BA सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं आपको देनी है। हर एक स्तर के लिए ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग लाइन्स अकर इन द पोएम। ठीक है, कि 4 लाइन आपको दी गई हैं, किस पोएम से ये ली गई हैं। लाइन्स हैं, फॉर आफ्ट व्हेन ऑन माई कोच आई लाई, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ये एक पोएम है आपके सिलेबस में, विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स, उससे ली गई पोएम है। शायद उसकी लास्ट लाइन्स हैं। तो डैफोडिल से है। आपका जो ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ऑप्शन C जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है और इसकी जो पहली लाइन है, आई वंडर लोनली, ये भी कई बार इसका टाइटल लिखा जाता है। आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट ईयर वॉज द टाइगर ओरिजिनली पब्लिश्ड। टाइगर जो पोएम है विलियम ब्लेक की, ठीक है, विलियम ब्लेक की पोएम है टाइगर, आपने इसको पढ़ा हुआ है। तो टाइगर जो पोएम है वो किस ईयर में ओरिजिनली पब्लिश हुई थी, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा। तो ये जो पोएम है 1794, ऑप्शन B जो है 1794 में पब्लिश हुई थी। विलियम ब्लेक का एक कलेक्शन था जिसको कहते हैं सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी इन्फ्लुएंस था। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है 1798 में हुआ था, सॉरी गलत है, 1789 में हुआ था और इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड ये कलेक्शन था जो कि 1794 में पब्लिश हुआ था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, छोटा करते हैं इसको, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम वर्ड्सवर्थ्स डैफोडिल्स। ये फिर से डैफोडिल्स का क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ के डैफोडिल का क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम वर्ड्सवर्थ्स डैफोडिल्स विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड। ठीक है, लाइन दी गई है, उसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है वो आपको बताना है। तो फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे हम लोग। फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, ये है फिगर ऑफ स्पीच देखना है। लाइन क्या दी गई है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ठीक है, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। तो यहां पर आप देखेंगे पर्सनिफिकेशन का यूज हुआ है। ठीक है, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, एक तरीके से देखें तो 2 फिगर ऑफ स्पीच यहां पर आपको मिलेगी। एक तो सिमिली मिलेगी, ठीक है, दूसरा यहां पर आपको पर्सनिफिकेशन भी मिल सकता है, लेकिन पर्सनिफिकेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए यहां पर इसका आंसर हम लोग सिमिली लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर बिगिनिंग में ही आपको दिख रहा है कि एक तरफ आई है, दूसरी तरफ लोनली एज क्लाउड है। ठीक है, लोनलीनेस वो क्वालिटी है जिसकी वजह से कंपेयर किया जा रहा है। किसके साथ किया जा रहा है? क्लाउड के साथ। जैसे क्लाउड लोनली होकर के विचरण करते हैं, भटकते रहते हैं, वैसे जो पोएट है वो भी भटकना चाहता है या भटक रहा है, लोनली एज क्लाउड। ठीक है, और यहां पर ये जो है फिगर ऑफ स्पीच सिमिली यूज की गई है और कंपैरिजन के लिए जो वर्ड है वो एज यूज किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ये टॉमस ग्रे की पोएम एलजी से है। तो एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड इज अ कैसी पोएम है? ये एक एलजी है, ठीक है, और
एलजी यहाँ पर आपको ऑप्शन में नहीं है, ये ग्रेवयार्ड पोएम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेवयार्ड का डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता है। ग्रेवयार्ड एक्चुअली में जो 18th सेंचुरी है उसके मिडिल में एक टाइप ऑफ पोएट्री आती जिसको ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री कहते हैं। यानी कि इन पोएम्स में ग्रेवयार्ड यानी कि जो कब्रिस्तान है, कब्रों का जिक्र है, वो खूब देखने को मिलता है, तो उसको ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री कहते हैं। उन्हीं में से एक पोएम जो एलजी है, एलजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड है, वो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री की पोएम का एक एग्जाम्पल है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन 5 थोड़ा छोटा करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स इज वेल नोन फॉर यूजिंग मेटाफिजिकल कंसीट। देखिए मेटाफिजिकल कंसीट हमने कभी भी आपको पढ़ाया हो तो मेटाफिजिकल कंसीट जो है, हमेशा मैंने जब भी मेटाफिजिकल पोएट्स बताए हैं तो उनकी एक विशेष जो क्वालिटी है वो मेटाफिजिकल कंसीट है। अब यहाँ मेटाफिजिकल से ही आपको एक बात पता चल जाती है कि मेटाफिजिकल जो है, यहीं से आपको एक बात पता चल जाएगी कि मेटाफिजिकल कंसीट जो है वो मेटाफिजिकल जो है उसी वर्ड से आई है, ठीक है। मेटाफिजिकल जो वर्ड है मेटाफिजिकल पोएट्री से आया है, या मेटाफिजिकल से मेटाफिजिकल पोएट्री आई है। और उन्हीं में एक जो पोएट हैं, यहाँ पर 4 पोएट हैं, उन्हीं में से एक पोएट आपको यहाँ मिलेगा। कौन मिलेगा? जॉन डन, ठीक है। जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट है, आपका आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद 3 पोएट और है, विलियम शेक्सपियर है, प्लेराइट था। अलेक्जेंडर पोप 18th सेंचुरी का पोएट था, ठीक है। न्यू क्लासिकल पोएट है, विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोएट है। तो इन तीनों के होने के कोई चांसेस नहीं है, जॉन डन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप एक बात और नोट कर लें कि मेटाफिजिकल पोएट्स कौन कौन से हैं, ताकि कभी इनसे अलग से क्वेश्चन बने तो आपको कोई प्रॉब्लम हो। 8 मेजर मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, उनके नाम आप नोट कर लें, ठीक है। उनके द्वारा ये मेटाफिजिकल कंसीट यूज की जाती थी। जॉन डन है, अब्राहम काउले हैं, एंड्रू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रेसा, हेनरी वॉन, टॉमस कैरी और वालेस स्टीवेंस। ये 8 पोएट हैं टोटल जिनको मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन। दूसरी चीज अगर आप ये देखें तो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री इनको सबसे पहले कहा किसने था? तो मेटाफिजिकल पोएट्स इनको जब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जो लाइव्स ऑफ काउले लिखा था उसमें इनको मेटाफिजिकल पोएट्स के रूप में कहा था। देयर आफ्टर ये पॉपुलर कब हुए? 20th सेंचुरी में, जब टी.एस. इलियट ने एक एसे लिखा इन पर, उनको प्रेज किया, उनकी स्टाइल को प्रेज किया, तब वहां पर ये चीजें निकल करके सामने आती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन 6, ठीक है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स, ठीक है। वर्ड्सवर्थ की जो डैफोडिल्स है उसमें राइम स्कीम क्या है? उसमें देखिए हर 2 लाइंस आपस में राइमिंग है, ए बी बी सी सी, ये जो है इसमें राइम स्कीम है। तो आपका आंसर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से लाइन्स दी गई हैं। क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग लाइन्स अकर इन, ठीक है। लाइंस दी गई हैं, किस पोएम से ली गई हैं, ये लाइन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन है द फॉलोइंग लाइंस अकर इन, लाइंस है सी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई नथिंग एल्स, प्रिंस डू प्ले अस कंपेयर दिस, ऑल ऑनर्स अ मिमिक, ऑल वेल्थ अल्केमी, ठीक है। ये जो पोएम है ये जॉन डन की पोएम है, उसी से ली गई लाइन है। पोएम कौन सी है? द सनराइजिंग, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट का ये पेपर है उसने पहले सही आंसर लगाया था सनराइजिंग, बाद में उसको काट करके ओ टू नाइटिंगेल कर दिया, जो कि गलत हो गया। तो यहां पर जो आपका आंसर है वो सनराइजिंग करेक्ट आंसर होगा। जॉन डन की पोएम है, ये एक मेटाफिजिकल पोएम है, ठीक है। यहां पर पोएट जो है अपनी बिलव्ड को एक स्टेट के रूप में कंपेयर कर रहा है और खुद को उसके प्रिंस के रूप में, ठीक है। और उन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं है। इस चीज को एक बहुत बढ़िया कंसीट यहां पर यूज की गई है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट, शेक्सपियर कहां पर बॉर्न हुआ था, पैदा कहां हुआ था? शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन, ठीक है। जो एवॉन रिवर है उसकी जो वैली है वहां पर एक विलेज था स्ट्रेटफोर्ड विलेज अपॉन एवॉन, वहीं पर इनका बर्थ हुआ था। कब? ईयर था 1564,
ठीक है। 1564 में विलियम शेक्सपियर का बर्थ हुआ था, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवान। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो लंदन, डबलिन, डॉर्चेस्टर ये दिए गए हैं। कभी कभी आपको जो एग्जामिनर होता है वो कंफ्यूज करने के लिए स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवान, स्ट्रेटफोर्ड ऑन अवान, स्ट्रेटफोर्ड इन अवान, स्ट्रेटफोर्ड एट अवान, इस तरीके के ऑप्शंस दे देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो स्ट्रेटफोर्ड अवान ये तो याद रहता है, साथ में अपॉन भी याद रखिएगा, वर्ड कौन सा यूज किया गया, अपॉन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपका आंसर क्या है, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवान। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है द ट्रांजिशनल एज फॉल्स बिटवीन द न्यू क्लासिकल एज एंड, किन दो एजेस के बीच में ट्रांजिशनल एज। देखिए हमने जब आपको कभी 18वीं सेंचुरी पढ़ाया होगा वहां पर आप ध्यान रखिए कि हम लोगों ने बात की थी ट्रांजिशनल पोएट्स की, ट्रांजिशनल एज की, ठीक है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, एक चीज से दूसरे में ट्रांसफर होना, यानी कि जो मिडिल स्टेट होती है, ना तो पहले वाली सिचुएशन है ना तो बाद वाली सिचुएशन है, तो उसको ट्रांजिशन कहते हैं, यानी कि एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। इसको ट्रांजिशनल पोएट कहते हैं, या ट्रांजिशनल एज कहते हैं। जो ट्रांजिशन का टाइम है किन दो के बीच में था, तो ट्रांजिशन न्यू क्लासिकल और रोमांटिक। 18वीं सेंचुरी का जो बिगिनिंग पार्ट था वो न्यू क्लासिकल था, और 18वीं सेंचुरी के लेटर में यानी कि एकदम से एंड में 1798 में जाकर के रोमांटिसिज्म की बिगिनिंग होती है। कुछ राइटर्स पहले से भी मानते हैं। तो सेकेंड हाफ ऑफ 18वीं सेंचुरी का जो कुछ टाइम है उसको ट्रांजिशनल एज, प्री रोमांटिक एज इस नाम से जानते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन था किसके बीच में था, न्यू क्लासिकल एंड रोमांटिक एज के बीच में ये ट्रांजिशन था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यू क्लासिकल एंड रोमांटिक एज के बीच में ये ट्रांजिशन था, जिसको ट्रांजिशन एज कहते थे। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 देखिएगा कि फ्रॉम विच लाइन्स डिड जॉन कीट्स, फ्रॉम विच इलनेस है, फ्रॉम विच इलनेस डिड जॉन कीट्स सफर। जॉन कीट्स किस इलनेस से सफर करते थे, किस इलनेस से उनकी डेथ हुई। तो याद रखिएगा जॉन कीट्स, उनके भाई, उनकी मदर, उनके फैमिली के कई सारे मेंबर्स जो है ट्यूबरकुलोसिस से मरे थे। जॉन कीट्स की भी जो डेथ हुई थी वो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, जिसको हिंदी में तपेदिक कहते हैं, उस डिजीज से वो बीमार थे और उसी की वजह से उनकी डेथ हुई थी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे, क्वेश्चन 11, ठीक है। क्वेश्चन है दी फेमस लाइन्स अकर इन, ये फेमस लाइन्स दी गई हैं, कहां पर आती हैं ये लाइन्स, ये आपसे आंसर में पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा लाइन्स कहां की हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा किनारे करते हैं, हाँ यहां देखिएगा लाइन्स क्या है, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लसस आइज आर न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो, ठीक है। ये कहां की लाइन्स है, ये जो ओड टू नाइटिंगेल है उसी की बहुत फेमस लाइन है। ओड टू नाइटिंगेल किसने लिखी है, जॉन कीट्स की पोएम है ओड टू नाइटिंगेल, और वहीं से ये लाइन ली गई है, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लसस आइज आर न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो। ये लाइन्स है, कहां से ली गई हैं, ओड टू नाइटिंगेल, पोएम लिखी किसने है, जॉन कीट्स ने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। फिर से जॉन कीट्स के ओड टू नाइटिंगेल से क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन 12 ओड टू नाइटिंगेल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच इमेजरी हैज नॉट बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम कीट्स ओड टू अ नाइटिंगेल। देखिए ओड टू गलत लिखा हुआ है, टू को लो हो गया है, वो टू कर लीजिएगा आप, ओड टू अ नाइटिंगेल। इसमें बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, 2 लाइन दी गई है, इसमें पूछा कौन सी इमेजरी नहीं यूज की गई। आपको पता है 4 प्रकार की इमेजरी होती हैं, सिनेस्थेटिक, ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी और विजुअल। तो इनमें से पूछा कौन सी इमेजरी नहीं है, ठीक है। तो लाइन क्या है, आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट फीट, ठीक है। नाउ नॉर व्हाट सॉफ्ट इन सेंस हंग्स अपॉन द बाउज,
तो याद रखिएगा यहाँ पर जो विजुअल इमेजरी, सॉरी विजुअल तो इमेजरी है, इसमें ऑडिटरी इमेजरी जो सुनने वाली इमेज है वो इसमें नहीं है। कैन नॉट सी विजुअल इमेजरी है, सेंस कर रहा है ऑल्फैक्टरी इमेजरी है, ठीक है, और देख रहा है सी कर रहा है तो विजुअल इमेजरी है। ऑडिटरी इमेजरी यानी कि जो सुनने वाली इमेज है उसका यहाँ पर इस पोएम में यूज नहीं किया गया, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑडिटरी इमेज हो जाएगा, आंसर नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से जॉन कीट्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है। विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम जॉन कीट्स ओड टू अ नाइटिंगेल। जॉन कीट्स की जो पोएम है ओड टू नाइटिंगेल, वहां से एक लाइन दो दी गई है और पूछ रहा है कि इसमें कौन सी जो है लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, आयरनी है, रिटोरिकल क्वेश्चन है, इंटरोगेशन है, पैराडॉक्स। लाइन है आपके पास, वॉज इट अ विजन, वॉज इट अ विजन और अ waking dream, fled is that music, do I wake or sleep। एक चीज आप ध्यान करिए, माइंड करिए, यहां दोनों लाइन के एंड में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, पोएम में इस तरीके के क्वेश्चंस जो पोएट यूज करता है वो जो रीडर है उसके अंदर एक इमेजिनेशन क्रिएट करने के लिए यूज करता है। ठीक है, यहां पर ये बात दिमाग में रखिएगा कि रीडर के दिमाग में एक इमेज क्रिएट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बात दिमाग में आपके होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन आंसर पाने की नियत से नहीं किए जाते हैं, एक इमेज क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, आपका जो आंसर है वो हो जाएगा रिटोरिकल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका वो है कि विच स्टैंजा फॉर्म इज यूज्ड बाय अलेक्जेंडर पोप इन एशियन मैन। तो एक बात एकदम गांठ बांध लीजिए कि अलेक्जेंडर पोप ने केवल एक टाइप का स्टैंजा फॉर्म यूज किया है, वो है हीरोइक कपलेट। क्या यूज किया है, हीरोइक कपलेट। तो किसी भी पोएम की बात करता है अगर जो है क्वेश्चन में अलेक्जेंडर पोप के विषय में कि कौन सा स्टैंजा फॉर्म यूज किया, तो उसने केवल और केवल हीरोइक कपलेट का यूज किया है। ये 2 लाइन का राइम्ड कपलेट होता है, राइम्ड स्टैंजा होता है। ठीक है, आइम्बिक पेंटामीटर में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है भाई, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन। एक लाइन दिया है उसको कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, एक वर्ड उसमें फिल करना है। लाइन क्या है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। ठीक है, विलियम ब्लेक के टाइगर की लाइन है, शुरुआती स्टैंजा और लास्ट का स्टैंजा। ठीक है, इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, बहुत फेमस लाइन है, आप सभी को याद होगी, तो वर्ड फॉरेस्ट बीच में भरा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इन द सोनेट लेट मी नॉट द मैरिज। ये विलियम शेक्सपियर का सोनेट है। ठीक है, लेट मी नॉट द मैरिज, इसमें लाइन क्या है, द पोएट डेलिनेट क्वालिटीज ऑफ, किसकी क्वालिटीज को डिलिनेट करता है, किसकी क्वालिटीज के विषय में बात करता है, तो यहां पर जो पोएट है वो ट्रू लव की क्वालिटीज की बात करता है। तो आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, आपके सामने है क्वेश्चन है कि इन विच पोएम डू दीज लाइन्स अकर। किस पोएम में ये लाइन्स आती हैं, लाइन्स हैं, नो देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नो गॉड टू स्कैन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। बहुत फेमस लाइन है, अलेक्जेंडर पोप का जो एशियन मैन का एपिस्टल 2 है उसकी बिगनिंग लाइन है। यानी कि आपने अगर पढ़ा हो तो एशियन मैन जो है अलेक्जेंडर पोप का, उसमें 4 एपिस्टल हैं। ठीक है, 4 एपिस्टल मतलब 4 पार्ट, आप उसको समझ लीजिए। तो 4 एपिस्टल में जो दूसरा एपिस्टल है, उस दूसरे एपिस्टल की जो बिगनिंग होती है वो इन्हीं लाइंस के साथ होती है। लाइन क्या है, लाइन है नो देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नो गॉड टू स्कैन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। ठीक है, ये जो है सिंपल सा लाइंस है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
अगर वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो हम 20 मिनट में इसको ब्रेक कर देंगे, 20 क्वेश्चन पर ब्रेक कर देंगे, 20 के बाद 20 को फिर से कर लेंगे। प्लान ये था कि 40 पूरा करते एक साथ, लेकिन 20-20 करेंगे तो हमें लगता है बेटर होगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या स्थिति बनती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। स्पेंसरियन स्टैंजा वाज अ फॉर्म डिवाइज्ड बाय। स्पेंसरियन स्टैंजा नाम से ही क्लियर है, स्पेंसर स्पेंसरियन, तो आपका जो आंसर हो जाएगा एडमंड स्पेंसर। ठीक है, स्पेंसरियन स्टैंजा, एडमंड स्पेंसर। 9 लाइन का स्टैंजा है जिसमें 8 लाइंस जो होती हैं वो आइम्बिक पेंटामीटर होती हैं, और जो 9वीं लाइन होती है वो एक अलेक्जेंड्राइन होती है, यानी कि आइम्बिक हेक्सामीटर होती है। ठीक है, इतनी बातें आपको इसके विषय में याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर। ठीक है, क्वेश्चन है द टर्म ऑक्टेव एंड सेस्टेट आर अप्लाइड टू। ठीक है, ऑक्टेव और सेस्टेट किस पर अप्लाइड होते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, ऑक्टेव और सेस्टेट किस में आते हैं? सोनेट में आते हैं। और कौन से सोनेट में आते हैं? पेट्रार्कन सोनेट में आते हैं। आपको पता है कि सोनेट 2 प्रकार के होते हैं, पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट या क्लासिकल सोनेट, और दूसरा जो टाइप है वो है इंग्लिश सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, या फिर कुछ अदर पोएट्स के नाम पर भी उसके नाम दिए गए। तो जो इटालियन सोनेट या क्लासिकल सोनेट है, या फिर जिसको पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं, उसमें ऑक्टेव सेस्टेट का डिवीजन होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है कि फेबल, पैराबल एंड एग्जाम्पलम आर टाइप्स ऑफ। ठीक है, ये किसके टाइप्स हैं? ठीक है, क्या क्या? फेबल, पैराबल एंड एग्जाम्पलम। ये 3 के तीनों जो हैं एलेगरी के टाइप होते हैं। किसके टाइप होते हैं? ये 3 के तीनों एलेगरी होते हैं, यानी कि जहां पर सिंबॉलिक वे में कैरेक्टर्स के जरिए चीजों को प्रेजेंट किया जाता है उसको एलेगरी कहते हैं। और फेबल, पैराबल और एग्जाम्पलम, ये 3 के तीनों जो हैं वो सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सभी एलेगरी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर ब्रेक करते हैं क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो थोड़ा सा हमें लगता है कम अच्छा होगा। तो 20 मिनट 21 मिनट का वीडियो है, 20 क्वेश्चन हम लोगों किया, 20 को हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट पेपर भी करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।